महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं सादर आप सबों के बीच इस उद्घाटन समारोह में आज के उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास तथा निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर एस आर्या जी, बुडको के प्रबंध निदेशक श्री डी के शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे बिहार से आए हुए नगर निगमों के माननीय महापौर एवं माननीय उप महापौर, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के यहाँ उपस्थित सभी माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्षगण, नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारीगण और शहरी क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, आज शहरी निकायों के इस कार्यशाला में भाग लेकर मुझे खुशी हो रही है। कार्यशाला का कार्यक्रम आज दिन से ही चल रहा है और अनेक विषयों पर आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण किए गए होंगे, अनेक जानकारी आपको मुहैया कराई गई होगी। और आज इस सत्र में मुझे कुछ नगर निकायों के माननीय निर्वाचित पदधारकों, मेयर, डिप्टी मेयर, एक नगर परिषद के उपाध्यक्ष और एक नगर पंचायत के अध्यक्ष को भी सुनने का मौका मिला। और अभी जब मंत्री महोदय बोलकर बैठ रहे थे तो उस समय भी बीच से भी एक सुझाव आया जिसको भी हम लोगों ने सुना। तो कम लोगों की बात ही सुनने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारी तस्वीर इससे स्पष्ट होती है। हमने भी हाल में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी और आपको शायद मालूम होगा, आप लोगों के पूर्व के जो प्रतिनिधि थे, 2007 में जब निर्वाचन हुआ था, जब हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं की तरह ही नगर निकायों में भी प्रदान किया था कानून के जरिए, और विभिन्न स्तर पर जो आरक्षण के प्रावधान
पंचायती राज संस्थाओं के लिए लागू थे, उन्हें नगर निकायों के लिए भी लागू किया गया था। तत्पश्चात 2007 में चुनाव हुआ। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का हुआ था, 2007 में नगर निकायों का हुआ था। और उसके बाद एक बार हमने जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी एक बार बैठक की थी। तो आप लोग जो 2013 में इलेक्ट होकर आए होंगे, 12 में, क्षमा कीजिएगा 12 में, तो 12 के पहले की वो बात है, इसलिए शायद उस समय में जो निर्वाचित हों और वो कंटिन्यू किए होंगे तो उनको तो कुछ लोगों को स्मरण होगा। तो हमने एक चर्चा की थी, लेकिन इस प्रकार से कार्यशाला में आकर आपके बीच आपकी बात सुनने का और अपनी दो बात रखने का अवसर पहली बार मिला। तो मैंने इस बात की चर्चा की कि हमने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी, और इस समीक्षा के क्रम में हमने कुछ अपने जो कंसर्न है, हमारी जो चिंताएं हैं, उसको प्रकट किया था। मैं नगर निकायों के स्वायत्तता का हिमायती हूँ, पहले मैं यह बात आपको बता दूंगा। और मेरी परिकल्पना तो उस प्रकार की है कि जैसे केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, उसी तरह से नगर की सरकार है या उसी तरह से पंचायत की सरकार है। और हम उस परिकल्पना पर काम कर रहे हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो एक वक्त लगता है वो वक्त लग सकता है, लेकिन अंततोगत्वा इसी कंसेप्ट पर हमें काम करना होगा, और हम तो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो नगर निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा नगर के संचालन के अधिकार दिए जाए, और इसके लिए नगर निकायों को सक्षम बनाया जाए। सिर्फ अधिकार देने से काम नहीं होता, उसके लिए उन्हें सक्षम भी बनाना पड़ेगा। उनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी। जो काम उनको सौंपा गया है संविधान के मुताबिक, और उसके बाद जो कानून बने राज्यों में उसके अंतर्गत, उसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना पड़ेगा, और उनका उन्मुखीकरण भी करना पड़ेगा, उनका ओरिएंटेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेनिंग तो जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं और इससे जुड़े हुए लोग होंगे उनकी जरूरत है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। तो ये सब काम करना पड़ेगा, और ये सारे काम को करने के लिए योजनाओं के चयन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए, और तभी वो अपने अपने नगर क्षेत्रों का ठीक ढंग से विकास कर सके। तो मेरी राय यह है, इस पृष्ठभूमि में हमने नगर विकास विभाग की जब समीक्षा की तो हमने पूछा कि आखिरकार क्या कारण है कि शहरों में गंदगी क्यों। मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा कि बाहर के लोग आते हैं, और अगर पटना ही आए तो सब अच्छी बात होती है, क्या काम हो रहा है, क्या काम किया, कहीं गए, अपने अनुभव को भी बताते हैं लोग, देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी और बाहर से भी आते हैं। लेकिन एक बात जो शुभचिंतक वही है जो सामने हकीकत का बयान है। मुंह पर जो बात आपको अच्छी लगे वो बोलना, वो कोई खास बात नहीं, वो तो सामान्य लोकाचार हो गया, वो कोई शुभचिंतक नहीं है। शुभचिंतक तो वो है कि कमियों के बारे में वो जरूर बताए,
वैसे कई लोग आए होंगे जो शहरों की सफाई को लेकर आगाह करते हैं, और मैं इस बात को लेकर कि आखिर किया कैसे जाए। अब जब नगर निकायों का गठन हो गया, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकार हैं, तो फिर आखिर क्या दिक्कत है क्लीनलीनेस में, सफाई में क्या कठिनाई आ रही? क्योंकि इस एक बात के बाद थोड़ा ये लगने लगता है कि आखिर हम अपनी तरफ से अगर इस काम को फिर से करना शुरू करें, यानी सरकार ले ले कि भाई देख रहे हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो हम अपनी तरफ से सफाई करने लगे, तो यह तो फिर ऐसा स्टेप होगा कि जो नगर निकायों को अधिकार मिला तो धीरे धीरे अधिकार उनके समाप्त हो जाएंगे। तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? मैंने समीक्षा की कि क्या असुविधा है। आप इसको देखिए तो एक बात उभर कर सामने आई है, कई बातें आई है, और उसके आधार पर मैं कुछ बात आपके समक्ष रखूंगा। तो एक बात उभर कर सामने आई है कि साहब अनेक नगर निकाय हैं जिनके पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है, कोई ना कोई प्रभार में होता है, अतिरिक्त प्रभार में होता है। तो यह परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। नगर निकायों का काम इतना ज्यादा है और वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई अधिकारी उन नगर निकायों को पूर्णकालिक तौर पर मिलना चाहिए। तो इसके लिए फिर एक इंतजाम किया गया अधिकारियों की कमी से, फिर तो रास्ता निकाला गया और हुआ कि इनकी हर जगह इनको पोस्ट कर दिया ताकि जो काम है उस काम को करने में असुविधा न हो। बात यहां से शुरू हुई है। फिर हमने कहा भाई कि सफाई में क्या दिक्कत हो रही, क्या उनको पैसे की दिक्कत है? तो अभी नगर निकायों को अनेक स्रोत से धन मिल रहा है। राज्य सरकार राज्य योजना मद से भी धन देती है। फिर राज्य का जो वित्त आयोग है, जो राज्य के संसाधनों का बंटवारा करता है कि राज्य की सरकार के पास कितना रहेगा, अर्बन लोकल बॉडीज के पास कितना रहेगा, पंचायती राज संस्थाओं को कितना जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार जो अपने टैक्स की आमदनी है उसका हिस्सा देती है। केंद्र सरकार से आता है वित्त आयोग का, जैसे 14वां वित्त आयोग की अब सिफारिश आ गई, इसके पहले 13वां वित्त आयोग था, तो वो हिस्सा देते हैं नगर निकायों के लिए। और फिर जिन नगर निकायों के पास अपनी आमदनी भी हो सकती है, तो इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों से अर्बन लोकल बॉडीज को भी आय है, उनके पास धन है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये देखिए, और अभी आपने शिकायत की मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, ये मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की शुरुआत हमने की तो उस समय तो यही था कि जो विधायक हैं वे भी उसके सदस्य रहेंगे, और जो इलेक्टेड आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके भी अध्यक्ष रहेंगे। और शहर की जो जरूरत है, जो उनके पास नगर निकायों के पास जो अन्य साधन है, उसके अलावे जो आवश्यकता है एक हद तक उसको पूरा करेंगे। जैसे हमने इसमें प्रायोरिटी दी थी, पार्क वगैरह को प्रायोरिटी हमने दिलवाई थी कि भाई कोई ना कोई हर शहर में ऐसी खुली जगह होनी चाहिए, फिर कोई ना कोई वाटर बॉडी को विकसित करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक काम, अब उनका उल्लेख करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन आज यहां पर आने पर ये जानकारी मिली है कि सदस्य तो हैं लेकिन बैठक में ही नहीं बुलाए जाते हैं। पता नहीं बैठक में क्यों नहीं बुलाए जाते हैं, यह बात मेरी समझ के परे है। इसलिए मैं तो कहूंगा प्रधान सचिव से कि इस बात को देख लीजिए, हर सूरत हाल में जो नगर निकाय है उनके जो पदधारक उसके सदस्य घोषित हैं
उनको अवश्य बुलाएंगे और इसमें कोई एतराज नहीं है। उसमें अगर पदधारक अध्यक्ष हैं या मेयर है तो उनके डिप्टी को भी उसमें सदस्य बनाया जा सकता है। प्रस्ताव लाइए, कर देंगे, वो सब रहें, बैठे, उसमें चर्चा करें, देखें। उसमें भी एक अच्छी खासी रकम हम लोग देते हैं और वो अतिरिक्त है आपके, जो अभी जो संसाधन आपको उपलब्ध है उसके अलावे है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भाई शहर में सफाई होनी चाहिए। हम लोग सब दिन बोलते रहे कि शहर में सफाई होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने विचार किया और खास करके सफाई को ध्यान में रख करके। अब ये सफाई के कौन कौन घटक हो सकते हैं, किस बात के लिए गंदगी दिखती है? इसलिए कि कचरा फेंका रहता है। हम लोगों के यहाँ जो एक जिसको कहते हैं कि भले ही सिविक बॉडीज है, लोग वोट करते हैं, लेकिन जो एक सिविक सेंस कहते हैं उसका अभाव है। अब कोई मान लीजिए कि बहुमंजिली इमारत में रहते हैं तो अपने घर का कचरा एक पॉलिथीन में समेटा और उसको खिड़की से बाहर फेंकते हैं। अभी जानते ही नहीं है भाई कि जब निकलिएगा बाहर तो वही कचरा आपके पैर में लगेगा। लेकिन ये सब आदत है, इसलिए कचरा संग्रह डोर टू डोर होना चाहिए। इसके सिवा कोई उपाय दिखता नहीं है। और फिर डोर टू डोर कचरा संग्रहण। कचरा संग्रहण के लिए कई प्रकार के उपकरण की जरूरत पड़ेगी, उसका क्रय होना चाहिए। और फिर कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस कचरा प्रबंधन जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए लैंडफिल साइट उसका या तो उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके अधिकार में आ जाए हाथ में, या उसका क्रय किया जाए, उसका विकास किया जाए उसी प्रकार से। और फिर जो ये कचरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, इसका कई प्रकार से उपाय हो सकता है। कचरा से कंपोस्ट बन सकता है, कंपोस्ट से लेकर के अनेक शहरों में उससे बिजली तक बनाने की बात है, तो इन सब कार्यों में मदद हो सकती है। फिर नालों की उड़ाही और उसकी सफाई। नाला जाम रहता है, नाला तो है लेकिन सबका पानी जा रहा है, ओवरफ्लो करता रहता है, जाम, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। और फिर उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारी आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो जो उसमें जो भी नाले हैं उसमें ज़्यादा गंदा पानी जा रहा है और गंदी चीज़ें जा रही हैं, तो उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। और सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी, कोई खास जगह पर जो शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वैसी जगहों पर सफाई के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए मानव बल की जरूरत पड़ेगी, तो ये उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो जो सारे काम हैं, ये सभी अवयव क्या है? कचरा का संग्रह, ठोस कचरा का मैनेजमेंट, नाली की सफाई, उसका मजबूतीकरण, कचरे से और कुछ भी निकाल सकते हैं, उसका कोई काम कर सकते हैं तो वो करने के लिए मदद। तो इन सब चीज़ों के लिए, और फिर कचरे को जहाँ फेंकिएगा पहुँचाइएगा, उसके लिए कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए, उसको चिन्हित करना पड़ेगा। तो ये सब काम करना होगा, इसके लिए पैसे की जरूरत आएगी। पहले से ही संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हमने इसलिए एक फैसला किया है कि हम राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी आपको पहले से मिल रहा है, उसके अलावे राज्य सरकार की तरफ से नगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन अनुदान हम देंगे, और उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री नगर स्वच्छता प्रोत्साहन अनुदान। और ये राज्य के सभी जो शहरी 141 निकाय हैं, उसकी सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन स्वरूप स्वच्छता सहायक अनुदान दिया जाएगा। और ये अनुदान देने का कोई मापदंड होगा, पहली बार तो कोई मापदंड के आधार पर देना पड़ेगा। तो एक हम लोगों ने
यह सोचा है कि उस नगर निकाय क्षेत्र में जितने घर हैं, जितने परिवार निवास करते हैं, प्रति परिवार 1200 रुपये की दर से 1 साल में हम सहायता को अतिरिक्त देंगे, जो आज तक सहायता अन्य प्रकार से मिलती है उसके अलावा। तो ये इस साल से लागू करेंगे, इसी वित्तीय वर्ष से, और इसको बहुत जल्दी रिलीज करवाएंगे। और ये आपको मिल जाएगा 2 किस्तों में, 2 किस्तों में ये राशि रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन पहला साल तो हम रिलीज कर देंगे 1200 रुपया प्रति परिवार के रेट से। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम लोगों ने अनुदान दिया, इसके बाद भी किस नगर निकाय क्षेत्र में सफाई का प्रबंध बेहतर हुआ, उनको हम लोग देखेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब तो, नहीं तो पता चला कि हम लोग पैसा भेजते जा रहे हैं, उसको पीएल अकाउंट में रख दीजिए। तो पहले से ही अर्बन लोकल बॉडीज का बहुत पैसा पीएल अकाउंट में। हमको प्रधान सचिव बता रहे थे कि पटना में 140 करोड़ रुपया पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ। बताइए, सरकार का पैसा, दिया हुआ पैसा, आप ही का पैसा वो है, आप ही को अपने शहर के विकास के लिए दिया हुआ है, शहर के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा दिया हुआ। जैसे चाहते खर्च करिए, नगर निगम में मीटिंग करके निर्णय लेकर के उसको खर्च करिए, पड़ा हुआ है। बताइए, तो हम ही पैसा पहले साल तो देंगे क्योंकि, और अगली बार से हम देखेंगे कि आपने इसका इस्तेमाल किया कि नहीं। अगर इस्तेमाल करिएगा तो ये फिर आगे भी जारी रहेंगे, और अगर नहीं इस्तेमाल करिएगा तो अकाउंट में रखने के लिए पैसा थोड़ी है, पैसा तो खर्च करने के लिए जनहित में दिया जा रहा है। अगर उसका असर दिखे तो मैं एक आह्वान आपसे करूंगा कि देखिए, अब आपके पास है पैसा, आप अपने अपने नगर निकाय में बैठिए और इस एक काम सोच लीजिए कि कैसे हो। और आपके पास जो पैसा पहले से है, हम लोग जो दे देंगे 1200 रुपया प्रति परिवार के दर से आपको आवंटन, उसको मिला करके तत्काल कुछ कीजिए प्लीज। आप यहां से जाइए, इस पैसे को रिलीज होने में, मीना साहब बताइए क्या दिन में रिलीज भेज दीजिएगा? परसों रिलीज हो जाएगा। तो बताइए, आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रिलीज हो जाएगा। इसलिए कल तक आपकी कार्यशाला है, अभी से मन बना लीजिए और अपने अपने निकाय में जाकर बैठकर तुरंत अपने सभी जो भी वार्ड पार्षद हैं सबके साथ मीटिंग करके तत्काल तुरंत योजना बना लीजिए, तत्काल बनाइए। और ये पैसा जा रहा है, इसका कुछ दिखा दीजिए मालूम। आप यकीन मानिए, आपके नगर निकाय क्षेत्र में सफाई की स्थिति में जरा सा सुधार आया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना लोग सराहेंगे। जबरदस्त लोकप्रियता आपको मिलेगी। जो बरसात का दिन है ना, अभी तजारे किच-किच करता रहता है, तो अभी अगर कुछ शुरू हो गया तो मामूली बात नहीं है, बहुत लोग आपको सराहेंगे और हम लोगों को भी संतोष होगा। कोई बाहर का आदमी पटना में भी आएगा तो लगते रहता है कि वे जरूर कहेगा सर घूम करके आए, कुछ न कुछ कचरा देखा हो। अरे और क्या, हम खुद देखते हैं, कोई हमको आकर के कहेगा तब। कई बार हमने इनको सबको कहा कि अरे वहां का है कचरा पड़ा हुआ है, आप जरा बताइए। तो पता चलता है कि 2 घंटा के बाद वहां से कचरा हट गया। अभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि वहां से कचरा उठाइए। कचरा उठाना तो रोज का काम है, रूटीन वर्क है, ये रोज उठना चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा ये आग्रह है। एक चीज है, मैंने जैसे कहा कि भाई योजना को चुनने का, योजना को क्रियान्वित करने का, और इसके लिए संसाधन ये होना चाहिए, वाजिब मांग है। तो हम लोगों ने देखा है, तो अभी किया है कि प्रशासनिक शक्ति, योजनाओं को स्वीकृति देने की जो प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति है, वो नगर विकास विभाग ने बढ़ाने का निर्णय कर लिया है, बढ़ा दिया है, और शायद इसके लिए संकल्प भी निर्गत हुआ। टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का भी तुरंत जारी करेंगे, तुरंत जारी करेंगे। नगर निगम में अभी 1 करोड़, नगर परिषद में 50 लाख और नगर पंचायत में 30 लाख रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति देने का ये अधिकार दे रहे हैं। और तकनीकी स्वीकृति का तो दे ही रहे हैं।
सहायक अभियंता 10 लाख तक, कार्यपालक अभियंता 50 लाख तक और अधीक्षण अभियंता 50 लाख से 2 करोड़ तक। ये सब तकनीकी स्वीकृति का देर है ताकि आपको सहूलियत हो। ये आखिरी नहीं है, अभी नए सिरे शुरू होगा। हम तो चाहेंगे कि अनफोल्ड करें, आप ही को करना है, दूसरे किसी को नहीं करना। हम सब आपकी सहायता करने को तत्पर हैं, लेकिन करिए आप ही, करना आप ही को। क्योंकि अगर आप नहीं करिएगा और आपकी जगह पर सरकार फिर से ये काम करने लगी तो ये रेट्रोग्रेड स्टेप होगा, ये तो फिर से वापस जाने वाली बात हो जाएगी। हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में, उससे फिर वापस मुड़ना ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। इसलिए इस दिशा से पीछे आने का सवाल है, तो प्लीज आप ही को करना है, आप इस काम को कीजिए। शौचालय जो बनते हैं, हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है केंद्र के समक्ष। भाई शौचालय शहरी इलाकों में भी जो बनते हैं तो भी मात्र 4000 रुपया देती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंश उसमें 1333 रुपये। हमारे ख्याल से किसी भी प्रकार का शौचालय नहीं बन सकता है, संभव नहीं। तो केंद्र 4000 देती है, तो अभी तो ये मांग रहे थे और आप लोग उसी में कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि बनिया भागलपुर वाले। देखिए पहले खेप में वो केंद्र का 4000, वो तो हम बढ़ा घटा सकते नहीं हैं। अपना वाला 1333 है, उसी को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने वाले को 1333 से बढ़ाकर हम लोग 8000 कर देंगे, ताकि 8000 जो 4000 12,000 में लोग अपना निजी घरेलू शौचालय बना। तो अब शहरी क्षेत्र में घरेलू शौचालय बनाने के लिए 4000 रुपया केंद्र का और 8000 रुपया राज्य का, दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा? 12,000। तो उतना सफिशियंट है। अगर भाई खुद बनाना, ये कोई दूसरा जाकर नहीं बनावेगा, अपने बनावेगा, तो किसी को थोड़ा बहुत कम बेसी और लगाना है तो लगा लेगा, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। तो इसलिए ये होगा। फिर एक आप लोगों के पास समस्या आती है होल्डिंग टैक्स, जिसका जिक्र भी आपने उठाया है, अलग से कागज दिया है। तो इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि होल्डिंग टैक्स का जो बकाया है उसके लिए 1 टाइम सेटलमेंट की स्कीम चला दी जाएगी, ताकि एक बार जितना है ताकि आपका आमदनी हो जाए, तो 1 टाइम सेटलमेंट की स्कीम योजना लागू की जाएगी। और इसके साथ साथ जो निगम निकाय कर्मी अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको समस्या है पर्सोनेल की, कर्मियों की, आप किनसे काम लीजिएगा, इसलिए अब ये इसका असेसमेंट कर रहा है नगर विकास विभाग, किस नगर निकाय में कितने स्टाफ की आवश्यकता है। जो स्वीकृत बल है, जैसे ग्रुप सी का जो स्वीकृत बल है, उसकी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। और जब तक आपके यहाँ वो नियुक्ति हो नहीं जाती है, तब तक के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो सरकार के जो नियम है कॉन्ट्रैक्ट पर सेवानिवृत्त लोगों के रखने के, उस नियम का पालन करते, उसमें आरक्षण का रोस्टर है और कई चीजें हैं, उसका पालन करते हुए उसको आप रख सकिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जिन नगर निकायों में स्वीकृत बल नहीं है, उनके लिए पद की स्वीकृति दी जाएगी। और जैसा हमने कहा कि नगर विकास विभाग आबादी को देखते हुए और कुछ बुनियादी जरूरत होती है, एक होता आबादी के मुताबिक जरूरत बढ़ती जाती है, लेकिन एक होता है कि न्यूनतम आवश्यकता तो इतनी है ही, इतने स्टाफ तो होने ही चाहिए, तो उसका आकलन करके पदों की मंजूरी दे दी जाएगी। और अरे हमने तो सबका बताया, हमने तो उदाहरण दिया ग्रुप सी का, जैसे कर्मचारी चयन आयोग से होता है, तो आपके लिए भी वही होगा। लेकिन तत्काल जरूरत है तो आप सेवानिवृत्त लोगों को सरकार के नियमों के अनुरूप आप उनको संविदा पर रख पाएंगे। अभियंताओं की कमी है, तो अभियंताओं के भी पद आपके जो स्वीकृत हैं, आप चाहिएगा तो उस तरह से सेवानिवृत्त लोगों को रख सकते हैं। कनीय अभियंता है, इसकी नियुक्ति के लिए भी आप कार्रवाई करिए, संविदा आधारित नियुक्ति कीजिए, जो सरकार के नियम है उसके आधार पर करिए। और चाहे ग्रुप डी का
ग्रुप सी का, इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, जो भी पद है नगर निकाय में, अलग अलग नगर निकाय की आवश्यकता का आकलन करके पदों को मंजूर कर दिया जाएगा और जो पद मंजूर होंगे उनकी नियुक्ति जो भी उसका प्रॉपर तरीका है उसके हिसाब से होना चाहिए। हमारे ख्याल से ग्रुप डी का तो कहीं जाना नहीं होगा, इन्हीं लोगों को अधिकार होगा। ग्रुप डी का तो आप ही लोगों को अधिकार है, उसके लिए तो ग्रुप सी की बात हो गई। एक और चीज का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है, जो महिला जनप्रतिनिधि थी उनको आईपैड दिया गया, तो पुरुष जनप्रतिनिधि लोग भी शायद कह रहे थे वैसी जरूरत तो हम लोगों को भी, तो अब सबों के लिए आईपैड राज्य सरकार की तरफ से मुहैया करा दिया जाएगा सभी जनप्रतिनिधियों को। एक और समस्या है सफाई के मार्ग में बाधक है, वह है सीवरेज व्यवस्था का विस्तार। मेन सीवरेज का पाइपलाइन अगर बिछ भी गया तो हर घर से उस सीवरेज में अपने घर के कचरे, ये इसको जो भी होता है गंदगी को निकाल कर वहां पहुंचाने के लिए उस सीवरेज सिस्टम से जोड़ना पड़ता है। तो घर से मेन सीवरेज पाइपलाइन में जोड़ने के लिए जो इंतजाम होता है वो घर वाले को करना पड़ता है, जो जिसका घर है अब तक यही है। हम लोगों ने देखा कि लोग लगा नहीं रहे हैं, तो हम लोगों ने अब यह भी निर्णय कर दिया है कि सीवरेज लाइन से सेप्टिक टैंक तक कनेक्शन का खर्च भी राज्य सरकार वहन कर देगी, सबका करवाएगा, ताकि जो कुछ भी है ये मल मूत्र सीवरेज पाइप लाइन जो बिछाया गया है उसके माध्यम से वो चला जाए, गंदगी हट जाएगी, घरों में स्वच्छता आ जाएगी, इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर भी ये जो हम 1200 रुपया प्रति घर के हिसाब से दे रहे हैं उसके अलावे, ऐसा मत समझिएगा कि उसी में इसको घुसा रहा, ये उसके अलावे ये अतिरिक्त है हर घर का। तो अब आपका काम है, दिखवा लीजिए कितने ऐसे घर हैं जिनका इस प्रकार का कनेक्शन नहीं है, सीवरेज लाइन जो बिछा हुआ उससे सेफ्टी टैंक का नहीं है, तो सेप्टिक टैंक का कनेक्टिविटी देने के लिए जो खर्च आएगा वो भी आप लोग करवा दीजिए। राज्य सरकार उसके लिए अलग से पैसा देने को तैयार है। कितना लोग जय जयकार करेगा आप लोग, कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये मामूली बात है। वहां करवाइएगा आप ही लोग ना, आप ही का आदमी जाएगा, ये लिस्ट बनाइएगा और इसका पैसा देने को हम लोग तैयार हैं, हम लोग दे देंगे। इसके लिए भी आप योजना बनवा दीजिए और इसके लिए जो भी राशि की जरूरत होगी हम इसको कमिट कर रहे हैं अभी आपको, जो भी राशि की जरूरत होगी हम लोग मुहैया कराएंगे। सर बेगूसराय में 10 में शुरू हुआ, अभी तक सर सीवरेज लाइन नहीं बिछ पाया 5 साल में। अभी तो ऐसा है कि जहां सीवरेज लाइन बिछ गया ना, नहीं बैठ जाइए मेयर साहब, बैठ जाइए। अभी जो कहा कि सीवरेज लाइन बिछ गया और घर का कनेक्शन वहां तक कोई नहीं ले जाता, ये उसका, बाकी सीवरेज लाइन बिछाना है वो तो सारी योजना है ही, वो तो एक योजना नहीं ना है। केंद्र का जो वित्त आयोग का पैसा है, राज्य का वित्त आयोग का पैसा है, राज्य योजना का पैसा है, फिर मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का पैसा होगा, फिर इस सफाई वाला पैसा जाएगा, पैसा ही पैसा है। ऐसा ना हमको मालूम नहीं बेगूसराय में कहीं पैसा वैसा जमा है। मेयर साहब तो एक्चुअली 65 करोड़ का काम चल रहा है, 65 करोड़ का काम चल रहा अभी तक हुआ नहीं है। है, तो कराइएगा आप ही ना, नहीं कराना आपको है। ये नहीं चलेगा कि हम लोग सब अधिकार आपको दे रहे हैं और जो काम नहीं करिएगा वो कहिए काम कराएगा नहीं। काम कराइए आप हेड हैं, ये हम सभी को कहेंगे कि काम करवाइए, काम करवाना है। हम तो ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, हम तो ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। क्यों नहीं सुनता है, नहीं क्यों नहीं सुनता है, हम जरा समझना चाहते हैं आखिर क्यों नहीं सुनता है। अभी कह दिया ना अधिकारी चला जाएगा, आप सुन नहीं रहे थे, तत्काल जाएगा। अरे भाई आप तो खाली समस्या अपनी बता रहे हैं, आप इन संसाधनों का उपयोग कर कैसे अपने नगर क्षेत्र का विकास करिएगा उस पर भी ध्यान दीजिए। समय बीतते देर नहीं लगता है, समय तो किसी का इंतजार करता नहीं है। आप लोग सुबह से ही इस बीच में कितना घंटा बीत गया, हम यहाँ माइक पर खड़े हुए कितना मिनट बीत गया। समय बीतता है, बीतता जाता है।
इसलिए हमको सीधे सीधी बताइए कि प्रॉब्लम कहां आ रहा है। अगर भूखो बना रहा है तो क्यों नहीं आप जनप्रतिनिधियों को देखते हैं? भाई शुक्ला जी, कोई कह रहा है कि कोई सुनता ही नहीं है? नहीं, आप यही रहिएगा। कल आपके साथ ये जो सीएमडी साहब उसके हैं, वो बैठ करके आपकी समस्या का समाधान कराएंगे कि कहां ये एजेंसी काम कर रही है और क्या दिक्कत आ रही है। बताइए, आप 1 घंटा समय दीजिए, लोग सुनिएगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा। इनका कोई निजी हित थोड़ा ही है, काम चल रहा है, उस काम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो, यही लोग चाहते हैं। हम लोग तो धन दे देते हैं, आप लोग एजेंसी हैं, प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टी आ रही है, इस तरह की कार्यशाला रोज रोज थोड़ी होती है। वैसे इस तरह की कार्यशाला मैंने प्रधान सचिव को कहा है कि कम से कम वर्ष में 2 बार जरूर कराइए, ताकि ये जो इंटरेक्शन होगा बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे बड़ी परियोजनाएं ना बड़ी एजेंसी करेंगी, लेकिन शहर की बाकी जितनी परियोजना, हम तो चाहेंगे कि नगर निकाय हमारे इतने सक्षम हो जाएं कि बड़ी परियोजना हो या छोटी परियोजना हो, सबका क्रियान्वयन आप करवा सकिए। हम तो वो दिन चाहते हैं देखना। अब आप लोगों की एक समस्या यहां पर उभर करके आई है कि बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जमीन चाहिए। तो हम लोगों ने एक चीज का निर्णय ले लिया है कि शहर के अंदर किसी भी विभाग के पास अगर जमीन उपलब्ध है तो इस प्रकार के जमीन को, जो हम लोगों की नीति है 3 एकड़ तक की जमीन एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कलेक्टर के लेवल पर हो जाता है, उसके स्तर पर हो जाता है। ये हम लोगों ने इतना उसकी व्यवस्था कर दी है। तो अब नगर निकायों को भी उसमें शामिल किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर ही अगर किसी विभाग की और उसकी अनापत्ति लेकर के दोनों अगर सहमत हो जाएंगे तो आपको वो जमीन स्थानीय स्तर पर भी ट्रांसफर कराई जाएगी। यह काम, इससे आपको काफी फायदा होगा। अनेक ऐसे नगर निकाय हैं जहां किसी न किसी विभाग के पास जमीन है और उस जमीन की कोई उपयोगिता नहीं है, तो नागरिक सुविधाओं के लिए उन जमीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसका अंतर विभागीय हस्तांतरण और यह निःशुल्क होगा, यह निःशुल्क स्थानांतरण हो जाएगा स्थानीय स्तर पर। एक चीज और है, आप जानते हैं कि हम लोगों ने ठेका प्रथा में आरक्षण लागू किया। 15 लाख रुपए तक के ठेके के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। जैसे सरकारी नियुक्ति में आरक्षण है, उसी तरह से 15 लाख रुपए तक के ठेके में आरक्षण है। आरक्षण का रोस्टर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के लेवल पर तैयार होगा, उसके हिसाब से उनको मिलेगा। लेकिन उसमें जो काम करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। मात्र 2000 रुपया देकर वो संवेदक रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। तो अब इस तरह के संवेदक नगर निकायों में उसके इंजीनियरिंग सेल में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक बात आई कि 7.5 लाख रुपए तक का, लेकिन अभी हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी कोड में परिवर्तन कर दिया है और 15 लाख रुपए तक का जो काम है वो स्थानीय सूचना टेंडर के द्वारा किया जाएगा। वो उस तरह का टेंडर नहीं, तो 15 लाख रुपए तक की सीमा उसको बढ़ा दी गई है पीडब्ल्यूडी कोड में, ये जान लीजिए। और ये सूचना आपको मिल रही होगी और ये बात आपके नगर निकायों में भी वो बात लागू हो जाए ताकि आपको सुविधा हो जाए। और एक चीज और, एक हम लोग राजधानी पटना में बिहार सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस की स्थापना करेंगे ताकि शहरी जो प्रशासन है जिसका हमने जिक्र किया उसके बारे में अवेयरनेस, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, ये सब की जरूरत है। तो ये काम निरंतर चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसलिए एक शहरी प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए क्षमतावर्धन आवश्यक है। तो इसके लिए राजधानी में एक बिहार सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर एक और बात, भाई आप अच्छा काम करें,
जो नगर निकाय अच्छा काम करे। हम तो चाहेंगे कि सब अच्छा काम करें, तो अच्छा काम करने में कंपटीशन होना चाहिए और उसका हम लोग कंपटीशन करा रहे हैं अच्छा काम करने में। और इसके लिए हम लोग एक स्कीम लागू करने जा रहे हैं, आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होगा कि प्रति वर्ष राज्य के 1 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की राशि नगर निगम में 5 करोड़, नगर परिषद में 3 करोड़ और नगर पंचायत में 1 करोड़ की होगी। तो अब अच्छा काम करवाइए। हम तो इसी के लिए आपके बीच में आज के इस कार्यशाला में आए हैं। और एक बात आपको और हम सुझाव के तौर पर करते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन पर क्यों भाषण दे रहे हैं। इस कार्यशाला में कल एक उनके साथ आप लोगों का संवाद है, इंटरेक्शन है, वो है। और बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर ए सारिया, जो भूकंप के क्षेत्र में और भूकंप रोधी भवन बने उसके सबसे बड़े विशेषज्ञ हमारे राज्य प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य हैं। और गुजरात में जब भूकंप आया था उसके बाद जो रेट्रोफिटिंग का काम शुरू हुआ तो उसमें सबसे जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी थी उसको इन्होंने ही चेयर किया था। इसलिए बतावेंगे। अब बिल्डिंग बाईलॉज में नगर निकायों को पावर है ना, तो जान लीजिएगा किसी भी सूरत में उसकी उपेक्षा मत करिएगा। हर हालत में जो भवन बने भूकंप रोधी बने, क्योंकि अनिल सिन्हा जी ने बताया भूकंप से लोग नहीं मरते, भूकंप के कारण जो मकान ढहते हैं उनके मलबों में दब कर लोग मरते हैं। इसलिए भूकंप रोधी मकान बनना चाहिए। और जो मकान बहुमंजिले मकान भूकंप रोधी नहीं बने हैं उसमें रेट्रोफिटिंग होना चाहिए। सरकारी भवनों से उसकी शुरुआत भी की जा रही है, एक अलग विषय है, लेकिन भविष्य के लिए देखिए। और आपने देखा कि हम लोगों ने अभी हाल में पूरे बिहार में 3 जुलाई को विचार को किया था। 3 जुलाई को एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ के गांधी मैदान और पूरे बिहार के तमाम स्कूलों में हम स्कूली बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं और इतना उत्साह उनके अंदर है। और हर साल एक दिवस मनाएंगे, स्कूल के बच्चे हमारे सीख जाएंगे आपदाओं के बारे में और कैसे बचाव करना है। तो पूरा परिवार का लोग जान जाएगा। बच्चों की आदत होती है, युवावस्था में आदत होती है, कोई चीज की जानकारी है उसको शेयर करने की, तो और को बताएंगे। तो इस प्रकार से 2 साल 3 साल में हर आदमी जान जाएगा। लेकिन आप हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि, इसलिए मेरा फर्ज है कि आपका भी उन्मुखीकरण इस दिशा में हो, क्योंकि आपके ऊपर भी जवाबदेही। आप करिए इस बार 25 को 26 को अप्रैल में और फिर 12 मई को भूकंप हुआ था तो कितना शहर में लोग, जिन शहरों में बहुमंजिली इमारतें हैं वहां के लोग घर के बाहर रात भर थे कि नहीं थे। तो इसलिए मकान ठीक बने कि घर के बाहर जाने की नौबत नहीं आवे। तो इसका भी कार्यक्रम वो करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बात आप लोगों ने और कही है, ये प्रमाण पत्र जारी करने का, ये प्रस्ताव बहुत ठीक है। आपको प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होना चाहिए। प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार आपको मिलेगा, तत्संबंधी अधिसूचना जारी होगी। और आप जानते हैं कि राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट अपने प्रदेश में है, लोक सेवा अधिकार कानून, उसके काउंटर पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पड़ता है। तो अब जब आपको ये प्रमाण पत्र का अधिकार दिया जाएगा तो इसके लिए आपको उस रूल में संशोधन करके आपको शामिल करना पड़ेगा। और आपके नगर निकायों में भी आपके कार्यालय में एक काउंटर की स्थापना करानी पड़ेगी। इसलिए इस काम को भी समझ लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि कल इसके बारे में भी लोगों को बता दीजिए, आरटीपीएस के बारे में भी, ताकि अधिकार चारों कोई कागज पर लिख करके अब सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब एक अन्य प्रकार से यहाँ सर्टिफिकेट मिल रहा है। जो दरखास्त देते हैं मिलता, नगर निकायों में भी होना ही चाहिए। तो ये करके, और मेरी पूरी शुभकामना है
और अभी हाल ही में कुछ भत्ता की हम लोगों ने वृद्धि की है, कोई आखिरी बात थोड़ी है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में तो अभी बढ़ाई है, अगले वित्तीय वर्ष में फिर और होगा, हर साल होगा। काम करिए, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर इस दिशा में काम करेंगे तो बहुत ही आपको संतोष की अनुभूति होगी